हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। इसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विभिन्न राजनीतिक दल पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग करने लगे हैं। किसी भी समाज या देश में कितने लोग रहते हैं, उनके शिक्षा का स्तर क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनको सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिलता है, उनको सार्वजनिक स्थानों पर कितना एक्सेस प्राप्त है, इन सभी की जानकारी रखना पुण्य का कार्य है जो निरंतर होते रहना चाहिए। लेकिन अगर उसका प्रयोग कुछ चंद लोगों के हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है तो यह पुण्य करने से भी अधिक पश्चाताप का कारण हो सकता है। नमस्कार, आज के इस राष्ट्रीय एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। दरअसल भारत भाषाई, जातीयता और धार्मिकता रूपी विविधता से परिपूर्ण देश है, जहां पर जाति व्यवस्था सदियों से प्रचलित रही है, जो लोगों को सामाजिक स्तरों या वर्गों में विभाजित करती है। इसका मतलब यह है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सामाजिक पदानुक्रम में उसकी स्थिति उस जाति के आधार पर तय हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में भारतीय समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शामिल थे। परंतु स्वतंत्र भारत में इस वर्ण व्यवस्था ने वर्ग व्यवस्था का रूप ले लिया, जिसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहन शामिल हैं। इस वर्गीकरण को प्रायः राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की दृष्टि से देखा गया, जो पुनः उसी व्यवस्था की ओर उन्मुख कर रहा है जिसे बोलचाल की भाषा में भेदभाव कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले भारत में जनगणना के इतिहास के बारे में समझना आवश्यक है, क्योंकि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में अर्थात अंग्रेजों के समय ही शुरू हो गई थी, जिसे वर्ष 1881 से प्रति 10 वर्ष पर नियमित किया जाने लगा। साल 1881 से 1931 तक जितनी बार भी भारत में जनगणना कराई गई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। परंतु आज़ादी के बाद भारत में जब पहली बार जनगणना साल 1951 में हुई तो केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया। यह बात है 1953 की, जब ओबीसी के लिए बने पहले आयोग ने, जिसे केलकर आयोग के नाम से जाना जाता है, इसने 1961 की जनगणना में जातिवार डेटा एकत्रित करने की वकालत की थी। लेकिन जातिगत जनगणना पर यह कहकर कदम आगे नहीं बढ़ाए गए कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे जुड़े कई मामलों में यह दोहराया कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। समय बीतने के साथ जातिगत जनगणना की मांग मुखर होने लगी, विशेषकर 1970 के दशक में देश में लगे आपातकाल के बाद, क्योंकि इस समय तक कई ऐसे क्षेत्रीय राजनेताओं का उदय हुआ जिनकी राजनीति जाति पर आधारित थी। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसने साल 1979 ईस्वी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों की पहचान के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। इस कमीशन ने ओबीसी श्रेणी के तहत लगभग 2400 जातियों को आइडेंटिफाई किया, जिनकी कुल संख्या लगभग 52% आंकी गई। चूंकि 1990 आते आते जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था, इसलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लगे थे। यह मांग तब पूरी हुई जब 1990 में विश्वनाथ प्रताप की सरकार द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी समुदाय को दिया गया। वर्ष 1992 में इस आरक्षण से संबंधित मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में इस आरक्षण को वैध ठहराते हुए यह आदेश दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। ओबीसी समुदाय को आरक्षण तो मिल गया, परंतु अभी भी जातिगत जनगणना न होने के कारण सटीक डेटा का अभाव था। इस मामले ने पुनः करवट लिया और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में जब यूपीए सरकार की वापसी हुई तो 100 से अधिक सांसदों ने सरकार पर 2011 में होने वाली जनगणना के समय सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का डेटा एकत्रित करने का दबाव बनाया, जिस पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सहमति देनी पड़ी। यह भी सोचने वाली बात है कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना तो करवाई गई, लेकिन इस प्रक्रिया में हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग रही है, ऐसे में इसके उद्देश्यों को जानना आवश्यक है। इसके समर्थकों का मानना है कि इससे परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक करने में मदद मिलेगी।
क्योंकि एक्यूरेट डेटा मिलने से सरकारें जरूरतमंद परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ सकेगी। इससे विभिन्न जातियों और आबादी के वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शिक्षा की स्थिति के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन जिस तरह से देश में जाति को लेकर लाभ और राजनीति चमकाने की बात हो रही है, उससे क्या पता कि कोई पुख्ता जानकारी देगा ही, वह भी तब जब बिहार में कई लोगों ने आरोप लगाया है कि हमारे यहाँ डेटा लेने कोई आया ही नहीं। यह भी सर्वविदित है कि अलग अलग राज्यों में जातियों को लेकर अलग अलग आंकड़े हैं, ऐसे में इनका समायोजन करना भी एक चुनौती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ मराठा ओबीसी श्रेणी में लिस्टेड हैं, जबकि कुछ सामान्य श्रेणी में हैं, और जो सामान्य श्रेणी में है वह ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एक सटीक गणना कैसे होगी, यह विचारणीय है। आज जब बढ़ती जनसंख्या को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि देश तेजी से तरक्की करे, ऐसे में जाति की भावना को उद्गार देना हानिकारक हो सकता है। इस बात का डर है कि इससे समाज में एक जातिगत ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जिससे समाज में लोगों के आपसी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आज के समय में नीति निर्माताओं को ऐसे देश का निर्माण करना चाहिए जिसका सपना पूज्य गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, जेपी बाबू और डॉक्टर कलाम साहब ने देखा था। यह दुर्भाग्य है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के अनुसार इन देवत्व स्वरूप विभूतियों का प्रयोग सत्ता हथियाने के लिए किया। लोकतांत्रिक भावना को परिवार तंत्र में बदलकर अवसरवादिता का यह बेहतरीन उदाहरण है। समय समय पर गठित की गई समितियों और आयोगों की रिपोर्ट से पता चला है कि आरक्षण का लाभ केवल कुछ ही जातियों तक सिमट कर रह गया है, जबकि इसका उद्देश्य सभी भाई बहनों को पर्याप्त अवसर देकर उनका सच्चे रूपों में उत्थान करना था। अगर स्वतंत्र देश में डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी समावेशी और समानता आधारित समाज की स्थापना नहीं की जा सकती, तो फिर यह बहुत चिंता का विषय है। अगर आज भी कई हजार बच्चे बेगारी कर रहे हैं, कई मिलियन लोगों की बेसिक नीड्स तक पहुंच नहीं है, लाखों लोगों के पास आय का फिक्स स्रोत नहीं है, वह भी तब जब कुछ लोगों की आय बिलियन डॉलर की हो, तो सभी राजनीतिक दलों को, विशेषकर जो सत्ता में हैं या फिर जो सत्ता में रहे हैं, उन सभी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ झूठे दिलासे ही दिए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यदि भारत को दुनिया के देशों में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करना है तो सबसे पहले जाति को नष्ट करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति की गणना की जाए या नहीं, इस बहस में पढ़ने की तुलना में मौजूदा डेटाबेस में सुधार करना अधिक जरूरी है। 21वीं सदी भारत से जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सही समय है, क्योंकि बदलती परिस्थितियों में यह न केवल सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे ही मुद्दे पर सविस्तार जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।